जब माहीन को साथ लिए डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो वहाँ दादी जान के अलावा पप्पो जान, ताई माँ, चची जान, हानिया और रानिया के अलावा एक दो मुलाजमा मौजूद थी। यकीनन दादा जान कायम और पाजिल का इंतज़ार हो रहा था। मासूमा के साथ खड़ी लड़की की जानिब अब सब मुतवज्जा हो चुके थे। माहिब ने हिम्मत जमा करके सबको मुश्तरका सलाम किया तो सब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सलाम का जवाब दिया। दादी जान ने हाथ के इशारे से माहिन को अपनी जानिब बुलाया तो मासूमा ने इसका हाथ छोड़ दिया। माहिन आहिस्ता आहिस्ता चलती इनके जानिब बढ़ी तो दादी जान ने इनके सर पर बौसा दिया। चंद दुआएं दी। फिर पप्पो जान, ताई माँ और चची जान भी माहिन को खुशदिली से मिली। फिर हानिया और रानिया भी मुस्कुरा कर मिली। इन सब की गर्मजोशी पर काफ़ी हद तक माहिन मुतमईन हो गई थी। वो सब लोग ही से बहुत मिलनसार और खुश इखलाक लगी थी। फिर हानिया ने हल्के फुल्के मजाक के साथ सबका तारुफ करवाया, जिस पर दादी जान समेत सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। माहिन ने नोट किया था दादी जान से लेकर इस घर की सारी औरतें बहुत खूबसूरत और दिलकश हैं। मासूमा भी मुस्कुराकर एक नज़र ताई माँ से बात करती माहिन को देखकर फिर कुछ याद आने पर डाइनिंग हॉल से निकली, मगर दरवाजे पर ही अचानक दादा जान के सामने आ जाने पर बमुश्किल कदम रोककर ज़बरदस्त टकराव से बच गई। नहीं तो अगर वह दादा जान से टकरा जाती तो इनके अताब से हरगिज़ न बच पाती। जबकि दादा जान के भी कदम वहीं थम गए थे। सामने घबराई सी मासूमा को देखा, जबकि दादा जान के पीछे आते फाजिल और कायम ने भी परेशानी से मंजर देखा। यकीनन इन दोनों को भी यही ख्याल आया था कि अब मासूमा को डांट पड़ेगी। बाकी सब भी सांस रोके यही मंजर देख रहे थे। माफ़ कीजिएगा दादा जान, जाने क्यों मासूमा को लगा वही अजलत में चलती आ रही थी, इसलिए फ़ौरन एक साइड को होती सर झुकाकर आहिस्ते से बोली। फिर वो हुआ जिसको देखकर मासूमा समेत हर एक की आंख फटी की फटी रह गई। मासूमा के सर झुकाकर माफ़ी मांगने पर दादा जान ने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा और आगे बढ़कर अपनी सरबराही कुर्सी पर विराजमान हो गए। कायम भी मुस्कुराकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जबकि मासूमा हौनक बनी वहीं खड़ी रही। जब बाजिल ने इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और आगे बढ़ता हुआ मासूमा को कुर्सी पर बिठाया, फिर खुद अपनी जगह पर बैठा। शौक से निकल आओ और सही से खाना खाओ, फिर सीधी तरह कमरे में चली जाना। मासूमा को एक ही सिमत बैठे देखकर बाजिल इसकी जानिब थोड़ा झुककर ज़ोमायने से गोया हुआ तो मासूमा ने अचानक बाजिल की मुस्कुराती आंखों में देखा और इसकी बात और निगाहों का मफहूम समझती शर्म से निगाहें झुका गई। जबकि दादी जान ने मुजफ्फर साहब से माहिन का तारुफ कराया तो माहिन ने झिझकते हुए दादा जान को सलाम किया, जिसका जवाब दादा जान ने नरमी से दिया और बहुत पुरसुकून माहौल में खाना खाया गया। माहिन खाने के दौरान चोर निगाहों से अपने सामने बैठे कायम को देखती रही थी, मगर सितम ये कि कायम ने एक नज़र इसे देखना गवारा नहीं किया और संजीदा चेहरे के साथ प्लेट में झुका मसरूफ़ रहा था। अचानक ही माहिन का दिल हर चीज़ से उचाट हो गया। भले ही शराजी हाउस के तमाम अफराद का रवैया इसके साथ अच्छा था, मगर कायम का बेहद सर्द रवैया इसके दिल पर तीर चला रहा था। वो बमुश्किल अपने आंसू रोके प्लेट से बिरयानी के 3 चम्मच से ज़्यादा हलक से ना उतार पाई। खाने के बाद ही मासूमा इसे दोबारा कायम के कमरे में ले आई और कमरे में आते ही तन्हाई पाते माहिन ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। रात के 11 बजे से ऊपर वक्त होने पर इसके रोने में और शिद्दत आ गई। आज इस महल नुमा घर के बेहद खूबसूरत कमरे में माहिन की सिसकियाँ गूंज रही थी। जाने कैसे कैसे ख्याल इसके जहन में आ रहे थे। बिलाशुबा वो हसीन लड़की थी, मगर इसे लग रहा था वो शराजी हाउस की बाकी लड़कियों जैसी खूबसूरत और आला नस्ब वाली नहीं है। या क्या मालूम कि माहिन ने इसके बाप के हाथ जोड़ने की वजह से या इसे इसकी माँ और बहन का वास्ता देकर रिश्ता कायम रखने पर मजबूर किया था और जाने कितनी मिन्नत समाजत करके ये निकाह ख़त्म करने से रोका हुआ था। इसलिए तो इसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी माहिन में। वो बेड पर बैठी हिचकियों के साथ रो रही थी। ये ख्याल ही से बेतहाशा बेचैन कर रहा था कि कायम मजबूरी के तहत इस रिश्ते को निभाने को तैयार हुआ है, वरना इस जैसे अमीर कबीर खुशशक्ल हस्ब नस्ब वाले पढ़े लिखे शख्स के लिए क्या रिश्तों की कमी थी। जबकि इसमें ऐसा क्या था जो इसके काबिल होती। वो तो खुद को पहले ही कायम के आगे कमतर समझ बैठी थी। मजीद कायम के रवैये ने इसके शक को यकीन में बदल दिया था। इसके माँ बाप के पास तो इतने पैसे ना थे कि उसे शानदार इंतजाम के साथ रुखसत कर सकते, बल्कि खामोशी से सादगी से रुखसत कर दिया गया। ये गम कम था कि इसके बाप का इलाज भी कायम ही करवा रहा था। वो यकीनन कायम के एहसानात तले दब गई थी। इसकी माँ ने तो इसे कितनी नसीहतें की थी कि कायम को कभी शिकायत का मौका न देना, मोहब्बत प्यार खिदमत सब देना, मगर वो कैसे करती कुछ। इसके शौहर ने तो एक दिन में ही बता दिया कि इसे इसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी ना जाने कैसे ख्यालात इसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, मगर दरवाज़ा खुलने की आड़ पर इसके दिल की धड़कन थम सी गई थी। चेहरे पर बहते आंसू भी साकिन हो गए थे। आंसुओं से लबालब आंखें कमरे में दाखिल होते कायम पर जम सी गई। वो अपना रोना भूले दरवाज़ा लॉक करते कायम को मबहूत सी तकने लगी। वो कसरती जसामत पर पैंट शर्ट में मलबूस स्याह बाल इसकी आंखों जैसे थे। रंगत खासी साफ थी। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी मूछें थी जो इसकी शख्सियत को मज़ीद पुरवकार बनाती थी। वो मबहूत सी कायम को देख रही थी, जबकि कायम दरवाज़ा बंद करता मुड़ा और बेड के किनारे पर टिकी माहिन के दांसों को दिलकश शराबे को गहरी मगर पाक निगाहों से तकता आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता पहुंचा और चंद इनका फासला रखता इसके साथ बेड पर बैठ गया। माहिन के भीगे चेहरे को देखकर एकदम इसे परेशानी ने आन घेरा।
माहिन आप ठीक है? माहिन के सुर्ख रोई रोई आंखों को देखता वो माथे पर परेशानी से बल डाले पूछ रहा था। जबकि इसकी भारी आवाज़ पर माहिन होशी दुनिया में वापस आई और अपनी हरकत का एहसास होते ही शर्मिंदगी से सर झुका के और महज सर हिलाकर कायम कई बात का जवाब दिया। रो क्यों रही थी आप? किस कदर नरम और एहतराम लिए हुए लहजा था इसका कि माहिन ने हैरत से सर उठाकर इसे देखा। जिसकी निगाहें इसी के चेहरे पर थी, कायम की गहरी निगाहें खुद पर देखकर वो पहली बार शर्म से अपनी निगाहें झुका गई। वह वैसे ही सर और निगाहें झुकाए झुक कर बोली। इसे अब एहसास हुआ था कि कायम इसके इतने करीब बैठा है। नामहसूस अंदाज में वो खिदमत सिमट सी गई थी। घर वालों की याद आ रही थी। कायम इसके जवाब पर मुतमईन नहीं हुआ था, तभी जहन में आए ख्याल का इजहार किया। इसकी बेखबरी माहिन को तकलीफ तो पहुंचा रही थी। कहना चाह रही थी कि वो इसका इतना इसके रवैये से दिल बर्दाश्ता हुई है, वरना वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने वाली तो हरगिज़ ना थी, मगर किस तरह शिकवा करती इस बेखबर से। जी मज़ीद आंसुओं को बहने से रोकती हूँ, महज इतना ही कह सकी, जबकि दिल तो इसकी कुर्बत और इसके नरम अंदाज पर इhtiyaj बर्पा कर रहा था। आपका दिल जब चाहे आप इनसे मिलने जा सकती हैं या इन्हें यहाँ बुलवा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अब प्लीज़ रोना नहीं। कायम इसके मज़ीद करीब होता अपनी हाथों की उंगलियों से इसके चेहरे पर बहते आंसू चुनता फिक्रमंदी से गोया हुआ, जबकि इसके नरम निस पर माहिन को मज़ीद रोना आया था और इस बार वो खुद को रोक ना सकी और चेहरे पर दोनों हाथ जमाए आवाज़ बुलंद रोने लगी। जबकि इसके शिद्दत रोने पर कायम सही मायनों में घबरा गया। प्लीज़ माहिन रोहे नहीं। कायम इसके चेहरे पर नजरें जमाए इसके नरमो नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त मजबूत करता इस कदर संजीदगी से बोला कि माहिन ने इसकी परेशान आंखों में देखते फ़ौरन रोना बंद कर दिया, मगर फिर भी कमरे में इसकी रोने की 22 हिचकियाँ गूंज रही थी। कोई और बात है क्या? क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? अपने खाना भी सही से नहीं खाया? वो माहिन पर जाहिर कर क्या कोई उतना भी बेखबर नहीं था इसके वजूद से, मगर माहिन तो इसके नरम अंदाज पर मज़ीद बिखरते जा रही थी। इसे कहाँ कायम से इतनी अच्छी रवैये की उम्मीद थी। प्लीज़ बताएं क्या बात है? इस तरह क्यों रो रही हैं आप? माहिन के हाथ अभी भी इसके हाथों में थे और वो सर झुकाए बैठी आंसू बहा रही थी। इसे हनोस खामोश पाकर कायम दोबारा पूछने लगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। वो असल बात छुपाकर भीगी आवाज़ में बोली थी, जबकि कायम इसकी नम आंखों में देखने लगा था। ये लड़की जाने कितने ख्वाब और अरमान अपने दिल में बसाए आई थी। यकीनन निकाह के वक्त वो 8 साल की थी। इतने सालों में जाने कायम के लिए क्या जज्बात रखती होगी। इसे देखता वो बहुत कुछ सोच रहा था। फिर क्या बात है? माहिन की झुकी पलकें पहली मर्तबा कायम के दिल में शोर मचा रही थी और फिर रिश्ते का इस्तेहकाक था कि वो इसे खुद से लगाता इसका चेहरा दोनों हाथों से थाम कर पूछने लगा, जबकि माहिन तो इसके नरमनेस पर ही पिघल रही थी। कायम के इसे अपने साथ लगाने से इसके शाने पर अपना सर टिका गई। बिलाशुबा वो एक दूसरे की पहली बार कुर्बत के बाइस इन दोनों के दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर नरमी से इसे खुद से जुदा किया था। आपने मेरे बाबा के हाथ जोड़ने पर हामी भरी थी, ना मुझे अपनाने से। कायम के संजीदा चेहरे पर निगाहें जमाए वो आहिस्ती से पूछ रही थी। इसके लहजे में कितनी आस उम्मीद थी कि अभी वो इस बात की नफ़ी कर देगा। वो इसकी बात पर कायम ने एक लंबा सांस दिया। निकाह कोई मामूली अमल नहीं होता जिसे जब चाह अंजाम दे दिया और जब चाह ख़त्म कर दिया जाए। ये खामोश इस मामले पर क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे, मगर पहल आपने बाबा ने की थी मुझसे रब्ता करके। जब आपके बाबा ने कहा तो आप भी रिश्ता रखना चाहती हैं, तो मैंने एतराज़ क्यों करता? आपको मेरी अम्मी ने चुना था। मेरे लिए बिलावजह निकाह ख़त्म करना तो बिल्कुल माकूल अमल नहीं था। रही बात आपके बाबा की, तो अगर इस मामले में पहल ना करते तो यकीनन मैं खुद करता, क्योंकि निकाह में थी आप। मेरे अपने नाम की जंजीर आपके पैरों में डालकर इंतज़ार की सूली पर लटकाना आपके साथ जुल्म था, और खुदा मुझे कभी जालिम ना बनाए। वो इसकी आंखों में देखता ठहर ठहर कर मजबूत लहजे में बोल रहा था। इसके अंदाज़ और आंखों में सच्चाई थी जो माहिन इसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। इसकी बातों में वो खो सी गई थी कि इसकी बात का जवाब भी ना दे सकी, और कोई बात जो आपको परेशान कर रही हो। माहिन को हनोस खामोश पाकर वो इसके खूबसूरत चेहरे पर निगाहें जमाए पूछ रहा था, जबकि माहिन ने नफ़ी में सर हिलाया था। मैं जानता हूँ माहिन के एक मजबूत रिश्ता होने के बावजूद हमारे दरमियान फासले हैं, इसलिए आप झिझक रही हैं मुझसे बात करने से, लेकिन आप मेरी बीवी हैं। अगर कोई भी बात आपके दिल में है तो बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिए। हम दोनों कोशिश करेंगे तो फासले ख़त्म होंगे ना। वो इस बार हल्का सा मुस्कुराहट लिए बोल रहा था कि माहिन ने भी लबों पर हल्की मुस्कुराहट से जायज़ की तायद में सर हिलाया। मैं शायद आपके काबिल नहीं, किसी लिहाज से भी हमारी हैसियत बिल्कुल भी आपके बराबर नहीं। बिलाशुबा वो साफ दिल की लड़की थी। दिल में आई बात फ़ौरन पूछ बैठी। मेरी अम्मी भी इसी माहौल से निकल कर शिराजी हाउस ब्याह कराई थी। मेरे बाप ने महज इनकी खूबसूरती की वजह से इनसे शादी की थी और अपने ज़र्फ़ के मुताबिक इन्हें रखा। और जहाँ तक आपकी बात है माहिन, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अमल से आपके मेरे ज़र्फ़ का अंदाज़ा हो जाएगा। वो लहजे में बेहतराम लिए अज़ाइम लिए बोल रहा था, जबकि माहिन महवियत से देख रही थी। आप बहुत अच्छे हैं। बेख्तियार ही माहिन की ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हुए थे, जबकि कायम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। सबसे मिली आप? कैसे लगे सब? मासूमा से मिली। मेरी बहन है वो। कायम ने माहौल की अफसरदगी ज़ाहिर करने की गर्ज से बातों का रुख बदला, जबकि वह अब्बा और माहिन का जायज़ा ले रहा था।
सुर्ख रंग इसकी सफ़ेद रंगत पर भला लग रहा था। रोई रोई सी आंखें, जूड़ों में से बाल निकल रहे थे। दुपट्टा सर से कंधे पर आ गया था। बिलाशुबा वो खूबसूरत लड़की थी, या शायद कायम ने पहली बार किसी लड़की का इस तरह बगौर जायजा लिया था। कायम की गहरी निगाहें माहिन को पजल कर रही थी। सब बहुत अच्छे हैं और मासूमा तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो कायम की नरम गिरफ्त से बासानी अपने दोनों हाथ निकाल कर इसकी निगाहों से घबरा कर बोली, ओके अब आप आराम करें, काफ़ी रात हो गई है। कायम इसका अपनी गुर्बत की वजह से घबराना महसूस कर रहा था। तभी फ़ौरन बेड से उठते हुए बोला, जबकि माहिन अब इसे वाशरूम में जाता देख रही थी। मासूमा माहिन को कमरे में छोड़कर अब अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। बाजिल तो पहले ही कमरे में जा चुका था। इसे बाजिल की बात और अंदाज याद आया तो लब अपने आप मुस्कुराए थे। दरवाजे के सामने पहुंचकर जाने की उसकी हालत गैर होने लगी थी। कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खोलती वो अंदर दाखिल हुई तो बेसाख्ता निगाह सोफे पर बैठे टांग पर टांग जमाए बाजिल पर पड़ी, जो एक हाथ मोबाइल थामे स्क्रीन पर निगाहें जमाए था और दूसरे हाथ की उंगलियों में आधा जला सिगरेट दबाए हुए था। कमरे में सिगरेट की बू हर सू फैली हुई थी। बेसाख्ता मासूमा ने अपने नाक पर एक हाथ रखा था और दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद करके मुड़ी। अब इसके कदम बाजिल की जानिब थे। बाजिल अब मासूमा की जानिब मुतवज्जा हुआ। मासूमा को अपने साथ सोफे पर बैठता देख बाजिल ने फ़ौरन सिगरेट एशट्रे में मसल दी, जहाँ पहले ही कहीं सिगरेट राख बनी पड़ी थी, और फिर उठकर मासूमा को देखे बगैर खिड़की की जानिब बना नवीस पर्दे हटाकर खिड़की खोलने के बाद वो दोबारा मोबाइल पर निगाहें जमाए सोफे पर आ बैठा। मासूमा इसकी सारी कार्रवाई दिलचस्पी से देख रही थी, जबकि इसका एक हाथ हनूस नाक पर था। एक बात पूछूं, वो बाजिल को अपने साथ बैठता देखकर इसका बाजू थामती बोली थी, जबकि अब आहिस्ता आहिस्ता कमरे से सिगरेट की बू कम हो रही थी। मासूमा नाक से हाथ हटा चुकी थी। जाना इजाज़त मांग रही हैं। बाजिल मोबाइल मेज़ पर रखता मुकम्मल तौर पर मासूमा की तरफ मुतवज्जा होता हुआ बोला। गहरे नीले रंग के जोड़े में इसका सुर्ख और सफ़ेद सरापा जगमग कर रहा था। सर पर सलीके से लिया हुआ दुपट्टा, चेहरे पर मासूमियत और शर्मो हया के रंग बाजिल को इसकी कुर्बत बहका रही थी। नहीं तो इजाज़त क्यों मांगूंगी। मासूमा अपनी आंखें बाजिल की बेहद सुर्ख आंखों पर जमाए जताते हुए अंदाज में बोली, जबकि मासूमा के अंदाज पर मुस्कुराहट बिखरी थी। अच्छा बताओ क्या पूछना चाहती थी, बाजिल ने कहा। मासूमा के खूबसूरत चेहरे पर जमाए संजीदगी से पूछता अपना सर सोफे की पुश्ते लगा चुका था, जबकि बाजू अभी भी मासूमा के नाजुक हाथों में था। बाजू को इसका नरम से अपने बाजू पर सुकून पहुंचा रहा था। मेरे सामने ये बुझा देते हैं आप हमेशा, कोई ख़ास वजह। मासूमा निगाहें अनूस बाजिल की आंखों पर जमाए एशट्रे की जानिब उंगली से इशारा करती अहम से अंदाज में पूछ रही थी, जबकि इसके सवाल पर बाजिल के सपाट चेहरे पर तबस्सुम बिखरा था। तुम्हारे एहतराम में जाना, बाजिल ने मुख्तसर जवाब दिया था, जबकि मासूमा का हाथ अपने बाजू से हटाकर वो अपने लबों से लगा चुका था। मासूमा ने नासमझी से बाजिल को देखा। यकीनन वो बाजिल की बात समझ ना सकी थी। ये बात इख्लाकियात के ख़िलाफ़ है जाना कि तुम्हारे सामने सिगरेट फूंकता रहूँ मैं, जबकि तुम्हें इस बात से ज़रूर पहुँचता है। यकीनन तुम्हें ये आदत पसंद नहीं मेरी। बाजिल इसके नाजुक सरापे को मुकम्मल अपने हिसार में लेता बोला, जबकि मासूमा बेयकीनी के आलम में से तकने लगी थी। वो कितना हसीन मर्द था कि मर्द ऐसे भी होते हैं। जैसा इसका हमसफ़र था, वो हमेशा इसका नया रूप देखती थी, जो पहले से ज़्यादा हैरानकुन होता था। जबकि मासूमा की गैर होती हालत देखकर बाजिल परेशान होता पूछ रहा था, जबकि मासूमा नफ़ी में सर हिलाती अब इसके सीने से लग चुकी थी और अपनी सांसों को हमवार कर रही थी। पता नहीं अजीब तबीयत हो रही है, वो बोझिल आवाज़ में बोली थी। बाजिल ने फिक्रमंदी से इसे सहारा दिया और खिड़की के पास ले आया था। मासूमा का नाजुक सरापा मुकम्मल बाजिल के हिसार में था। वो इसे सीने से लगाए, इसके कमर के गिर्द अपने बाजुओं का मजबूत हिसार बनाया, इसे अपने सहारा दिए खड़ा था। मासूमा ने भी खुद को बाजिल के सुपुर्द किया हुआ था और आंखें मूंदे बाजिल के सीने पर लगी गहरे सांस ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो पुरसुकून हो रही थी। जाना आप कैसा महसूस कर रही हो, वो इसकी कमर को सहलाता बेहद मोहब्बत और फिक्रमंदी और परेशानी लिए पूछ रहा था, जबकि इसकी इस कदर फिक्र करने पर मासूमा की आंखें नम हुई थी। दिल में करोड़ों बार खुदा का शुक्र अदा किया कि इतनी फ़िक्र और ख्याल रखने वाला शौहर इसका नसीब में लिखा। आप पास हों तो खुद ब खुद ठीक हो जाती हूँ मैं, वो बाजिल के सीने से लगी बेखुद सी बोली थी। इसे खुद भी एहसास न हुआ कि वो क्या बोल गई है। आपके भाई काफ़ी आपके जैसे दिखते हैं। आपको पता है ये वही हैं जो मुझे यूनिवर्सिटी से मिले थे। मासूमा अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। तुम दोनों अपनी अम्मी जैसे हैं, हम दोनों अपनी अम्मी जैसे हैं। बालों का रंग, आंखों का रंग दोनों का अम्मी जैसा है। अब मैं ठीक हूँ और मुझे नींद आ रही है। हौले हौले लड़ते वजूद के साथ वो मुश्किल बोल पाई, जबकि इसकी बात सुनकर बाजिल ने ताबेदारी से सर हिलाया और खिड़की के पर्दे बंद करके लाइट ऑफ कर दी। मासूमा अभी यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर दाखिल हुई थी कि एकदम इसका सर चकराया। अगर बर वक्त दीवार का सहारा न लेती तो यकीनन सड़क पर बुरी तरह ज़मीन बौस हो जाती। एक हाथ से अपने सर को थामे, दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लिए वो चंद पल वहीं खड़ी रही। आसपास से गुजरने वाले लड़के लड़कियां इसे देख रहे थे। बमुश्किल वो दीवार का सहारा लेती हुई घास पर बैठ गई। कल रात को भी इसकी ऐसी तबीयत हो रही थी, मगर अब अचानक मुसलसल इसे चक्कर आ रहे थे। अभी तो इसे बाजिल खुद यहाँ छोड़ कर गया था, बिल्कुल ठीक थी इसकी तबीयत, मगर
इस वक्त तो बोझल सी हो रही थी। अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर लबों से लगा ली, मगर चंद घूंट भरने के बाद ही उसका जी मतलाने लगा। लेकिन शायद शुक्र के मतली ना आई, वरना यूनिवर्सिटी में सबके सामने सुक्की होती। अपने स्कार्फ को हल्का सा ढीला किया कि दिल घबरा रहा था। गहरे गहरे सांस लेती थी, वो आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल करने की मुमकिन तौर पर कोशिश सरअंजाम दे रही थी। एक दिल में ख्याल आया कि बाजुल को कॉल करके बुला ले। अब ऐसी तबीयत के साथ वो क्लासेस ऐसे लेगी, मगर फिर सोचा एक क्लास मिस करके दूसरी ले लेगी, क्योंकि दूसरी क्लास शुरू होने में अभी वक्त था। क्या पता इसकी तबीयत तब तक बहाल हो जाए। जब तबीयत कुछ बेहतर हुई तो क्लास में जाने का इरादा तर्क करके अपने डिपार्टमेंट के सामने सीढ़ियों पर आ बैठी। काफ़ी देर वहीं बैठ कर समरा का इंतज़ार करने लगी। समरा इसकी यूनिवर्सिटी में वाहिद दोस्त थी। दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी, लेकिन इन दोनों की ही किसी और से दोस्ती ना होने के बायस वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग गई थी। मासूमा इस बात पर खासी हैरान होती थी कि हर कोई इससे दूर दूर क्यों रहता है। एक वाहिद समरा थी जो मुस्तकिल इसके साथ थी। समरा इसे थोड़ी पुरस्कार लगती थी। इसकी वजह यह थी कि समरा ज़्यादा बात नहीं करती थी, फ़कत मासूमा से ही काम की बात करती थी। इसके अलावा किसी को देखती भी ना थी। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों को समरा की अजीब फितरत की वजह से अक्सर इसके साथ मजाक करते रहते, मगर वह इन सबको खामोश रहकर जवाब देती। कई दफ़ा मासूमा ने इसे बदतमीज़ लड़कों के चुंगल से निकाला था। इस वक्त से समरा मासूमा से खुद बातचीत करने लगी थी। मासूमा नोटिस पर निगाहें जमाए पड़ रही थी जब दूर से बासित ने इसे सीढ़ियों पर बैठा देख लिया। मगर इसने यूनिवर्सिटी में ही देखा था, मगर इसका जिक्र बाजिल से बारहा सुन चुका था। बाजिल ने इसे अपनी शादी पर आने पर जोर दिया था, मगर वो शराजी हाउस जाना ही नहीं चाहता था, ना अपने बाप की शक्ल देखना चाहता था। मगर मासूमा के लिए हमेशा इसके दिल में एहतराम रहा था। आखिर वो इसके बड़े भाई की बीवी थी। आज मासूमा को देखकर इसके कदम मासूमा के जाने बढ़े। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इसके करीब पहुंचकर धीमी आवाज़ में बोला। मासूमा से थोड़ा फासला रखता वो सीढ़ियों से नीचे एक तरफ एक हाथ में किताब पकड़े, दूसरे हाथ पैंट की जेब में फंसाए खड़ा था कि किसी की भारी बरदाना आवाज़ सुनकर मासूमा ने फ़ौरन सर उठाया और सामने बासित को देखा। वालेकुम सलाम, ठीक है, आप कैसे हैं? मासूमा नोट्स बैग में रखती अपना स्कार्फ दुरुस्त करती आहिस्ते से बोली। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो आप मुझसे छोटी हैं और मेरी कज़न भी है, मगर भाई के रिश्ते से बड़ी हैं, तो आप ज़ाहिर एहतराम के काबिल हैं, तो क्या मैं आपको भाभी कह सकता हूँ? बासित चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए लहजे में बेहद एहतराम लिए गोया हुआ था। इसकी बात सुनकर मासूमा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। ज़रूर, क्यों नहीं, मासूमा ने मुख्तसर जवाब दिया, मगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तबीयत भी अब इसकी खासी बेहतर थी। शुक्रिया भाभी, और आम हो यूनी में आपके फ़र्स्ट डे में मैंने छोटा सा मजाक किया था आपसे, इस दिन के लिए सॉरी प्लीज़। वो चेहरे पर मसनूई शर्मिंदगी सजाए अपने बूढ़े बालों में हाथ फेरता बाल बोल रहा था, जबकि इसकी आंखों में शरारत वाजिया दिखाई दे रही थी। मासूमा ने सर झटका था। आखिर को बाजिल शिराजी का भाई था, कहाँ अपनी शरारत पर शर्मिंदा हो सकता था। कोई बात नहीं, वैसे भी इस दिन आप ही शॉक्ड हो गए थे। मुझे तो कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ था। मैं तो अपने डिपार्टमेंट तक पहुंच गई थी, वो जताते हुए अंदाज में बोली थी कि इसकी बात पर अंदाज पर बासित की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। खुदा मिलाई जोड़ी, जैसा शौहर वैसी बीवी, बासित धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया, मगर मासूमा ने बखूबी सुन लिया था और जवाबन इसने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। बोली, कुछ नहीं, आपने क्लास नहीं ली आज? बासित घड़ी में वक्त देखता और इस बार संजीदगी से पूछने लगा, जबकि मासूमा अपने शानों पर फैलाई चादर दुरुस्त करती उठ खड़ी हुई। बस क्लास ही लेने जा रही हूँ। बैग से मोबाइल निकाल कर ऑफ करते वो दोबारा मोबाइल बैग में रखती बोली थी, आप क्लास में जाएं, फिर मिलेंगे। बासित भी हाथ में थामी किताब को सरसरी सा देखता गोया हुआ, आप घर आए ना? दादा जान दादी जान सब याद करते हैं आपको। मासूमा इसके चेहरे को दिलचस्पी से देखती बोली थी, और इसकी बात पर बासित के तासुरात एकदम सपाट हो गए थे। आंखों में नरमी की जगह सख्ती दर आई। ओके, बासित ने सर्द अंदाज में कहा और फ़ौरन खुदा हाफिज करता तेज़ तेज़ कदम उठाता चला जा रहा था। मासूमा इसकी पुश्त को देखती रह गई, फिर खुद भी अपनी क्लास को सिमत बढ़ने लगी। जब इसे समरा बीच राह में ही मिल गई थी। मासूमा, ये कौन था? समरा इसके करीब आती दूर जाते बासित की जानिब इशारा करती हुई उजलत में पूछने लगी। मासूमा को हमेशा की तरह आज भी इसका अंदाज पर इसरार सा लगा था। वो कज़न थे मेरे। मासूमा ने जीन्स पर लॉन्ग शर्ट पहने दुपट्टे से बेनियाज स्टाइलिश सी समरा को देखा, जिनकी निगाहों का ताक़ुब बासित था। क्या हुआ, चलें क्लास में? मासूमा ने खोई हुई समरा को शाने से हिलाकर अपनी जानिब मुतवज्जा किया, तो वह बगैर कुछ बोले मासूमा के साथ क्लास की जानिब बढ़ गई। फिर समरा ने सारा वक्त मासूमा से कोई बात ना की। मासूमा को शिद्दत से बात महसूस हुई थी। कई बार इसने पूछा भी, मगर समरा ने कुछ ना कहा। मासूमा जानती हो ये किसका भाई है। वो दोनों क्लास लेकर एक जानिब आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। जब समरा ने मासूमा को मुखातिब करके कहा कि इसके मुतालिक बात कर रही हो, मासूमा ने नासमझी से पूछा था, वही जिसे तुम अपना कज़न कह रही थी? समरा मामूल से ज़्यादा संजीदगी से बोली थी, जबकि मासूमा को समरा का ऐसे पूछना कुछ अजीब लगा था। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो समरा? मासूमा ने पेशानी पर बल डाले पूछा था। समरा की बात का इशारा बाजिल की जानिब था, जबकि इस तरह कभी इन दोनों ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक कभी नहीं पूछा था। मासूमा, इस लड़के से दूर रहो। समरा ने इसकी बात नज़रअंदाज करके सपाट अंदाज में नसीहत दी।
जबकि मासूमा को न जाने क्यों एकदम परेशानी ने आन घेरा था। मतलब क्या है इस बात का? मासूमा चलते हुए रुक गई और मुकम्मल रुख समरा के जाने नासमझी से पूछ रही थी, ये लड़का बॉस का भाई है? समरा आसपास देखती मासूमा के करीब हुई थी और इसकी आंखों में देखती धीमी आवाज़ में राजदारी से बोली थी, कौन बॉस? मासूमा को समरा का राजदारी से बोलना मज़ीद परेशान कर गया था। समरा की आंखों में ही देखती फ़ौरन पूछने लगी, तुम बस दूर रहो इन लोगों से। समरा निगाहें चुरा कर बोली थी, समरा मुझे सारी बात बताओ, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? और बॉस कौन है? मासूमा समरा का हाथ थाम कर बेहद फिक्रमंदी से पूछने लगी, जबकि समरा ने फ़ौरन अपना हाथ मासूमा से छुड़वाया और आसपास देखने लगी जैसे किसी से डर रही हो। फिर एक तरफ ले गई जहाँ फ़कत वो दोनों ही थी। बॉस ने मेरे पापा को मार दिया, मेरे भाई को भी। वो बहुत जालिम है मासूमा, इसे मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर भी रहम नहीं आया था कि मेरे भाई और बाप के अलावा कोई इस दुनिया में नहीं हमारा। वो इंसान नहीं है, जानवर है। जानती हो कितनी बेदर्दी से मारा था इसने? मेरे भाई और पापा को लाशें पहचान में ही नहीं आ रही थी। इससे तकलीफ दे मंजर और कौन सा होगा? मासूमा की एक बेटी अपने बाप की मैयत को ही पहचान ना पाए। सबरा जब्त के मारे कपकपाते हुए भीगी हुई आवाज़ में बोल रही थी, जबकि मासूमा को मालूम भी ना हुआ इसका चेहरा आंसू से तर हो गया। कितनी अजियत थी। समरा की आंखों में नफरत साथ झलक रही थी, तो समरा को शायद मालूम भी ना हो इसने अल्फाज मासूमा के जिस्म से जान निकाल रहे थे। मासूमा से बोलने की हंस जैसे सख्त हो गई थी। नाम क्या है बॉस का? टूटे फूटे अल्फाज में वो समरा से बमुश्किल पूछ पाई थी। बार बार बाजिल के मोहब्बत भरे अल्फाज, एहतराम और इज़्ज़त भरा अंदाज इसकी आंखों के सामने आ रहा था। तो कभी समरा के अल्फाज उसके दिल में तीर पेवस्त कर रहे थे। नाम नहीं मालूम मुझे, मगर मैंने बहुत सर्च किया अपने बाप और भाई के कातिल को। वैसे भी सब इसे बॉस के नाम से जानते हैं। ये जो लड़का अभी तुमसे बात कर रहा था, ये इसका भाई है और बॉस के हर गलत काम में इसका राइट हैंड है। समरा आसपास देखती हुई मज़ीद राजदारी से बोल रही थी, जबकि मासूमा ने बेदर्दी से अपनी गालों पर आए आंसू हाथ की उंगलियों से साफ किए। और वहीं बेंच पर बैठ के समरा, अगर तुम्हें इस लड़के के भाई बास को दिखाऊं तो तुम पहचान लोगी कि वही बास है। मासूमा का एक बार फिर सच चकराया। तभी वो मुश्किल अल्फाज अदा कर पाई, जबकि समरा ने नासमझी से मासूमा के रोने के बाई सुर्ख होते चेहरे को देखा। तुम कैसे दिखाओगी मुझको बास को? समरा भी इसके साथ बेंच पर बैठती हुई चेहरे पर नासमझी के तासुरात लिए पूछ रही थी। बास को देखोगी तो पहचान लोगी क्या? मासूमा इस बार संभल कर बोली, जाने वो अब तक कैसे जब्त किए बैठी थी, ये वो या इसका खुदा जानता था। बाजिल किस तरह इन बातों पर इसका दिल किस तरह इसका बातों पर कांप रहा था। हाँ, देखा हुआ मैंने कई बार इसके भाई को। समरा माथे पर बल डाले हुए बोली थी। ओके वेट करो। मासूमा सर हिलाती बैग से अपना मोबाइल निकालने लगी, जबकि समरा इसकी कार्रवाई देख रही थी। जो मोबाइल ऑन करके कोई नंबर डायल करके कान से लगा चुकी थी, मुझे लेने आ सकते हैं। पहली बेल पर ही बाजिल ने कॉल रिसीव कर ली थी और शौक आवाज़ में सलाम करके जाने क्या पूछ रहा था, मगर मासूमा ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए फ़ौरन अपनी बात कहकर कॉल काट दी थी। मासूमा क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? समरा मासूमा के हाथ में मोबाइल लिए उठता देखकर जल्दी से पूछने लगी। समरा, मैं गाड़ी में बैठूंगी, तुम गौर से ड्राइविंग सीट पर देखना, फिर मुझे मैसेज करके फ़ौरन बताना कि ये वही बात है। मासूमा को यकीन था बाजिल ज़रूर इसे लेने आएगा। तभी समरा को बोलती हुई अब अपना नंबर इसके सेल फ़ोन में महफूज कर रही थी और फिर समरा को हैरान परेशान छोड़कर गेट की जानिब बढ़ने लगी। अभी वो गेट पर खड़ी बाजिल का इंतज़ार कर रही थी। जब बाजिल का मैसेज आया तो मैसेज पढ़ती गेट से बाहर निकली। बाजिल गाड़ी से सामने ही नजर आ गई तो कदम कदम चलती गाड़ी की सिमत बढ़ी। बाजिल जो कि किसी काम से शराजी हाउस से निकल रहा था, मासूमा की कॉल देकर खुश हुआ, मगर मासूमा का सर्द अंदाज में महज अपनी बात कहकर कॉल कर देना इसे बेहद अजीब लगा था। एक लम्हा साया किए बगैर वो गाड़ी लेकर निकला था और यूनिवर्सिटी के सामने पहुंचकर मासूमा को बाहर आने का मैसेज किया था। गाड़ी से बाहर निकलकर वो मासूमा को अपनी जानिब आता देख रहा था। गोल्डन कलर के सहारा से जोड़े पर सर पर स्कार्फ लपेटे, दुपट्टा शानों पर ओढ़े हुए थी, जबकि बाजिल के गर्दन की रगें इसकी सूजी हुई आंखें देखकर तन गई। मासूमा बाजिल को बिना देखे फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। अब वो मासूमा के बेतासुर चेहरे को बगौर देख रहा था। जाने क्यों इसकी छठी हिस्से से कुछ गलत रूनुमा होने का अंदेशा दे रही थी। मासूमा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो मासूमा के गोद में पड़ा हाथ थामकर फिक्रमंदी से पूछ रहा था, जबकि मासूमा ने होंठ सख्ती से आपस में पेवस्त करते हुए बाजिल को देखा। स्याह शलवार कमीज़ में वो किस कदर वजीह मर्द लग रहा था, मगर आज बाजिल की शख्सियत का जो पहलू मासूमा के सामने आया था, वो जानना मासूमा के लिए किस कदर अजियत से दूचार कर रहा था, इस बात का अंदाज़ा वो कोई नहीं कर सकता था। बिलाशुबा वो बाजिल से मोहब्बत करने लगी थी और बाजिल की हकीकत जानने के बाद उसके दिल में बेशुमार टीसें उठ रही थी। इसके जिस्म से जैसे जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। इसे याद आ रहा था बाजिल कई दिन घर से गायब रहता था। इसकी मशगूल सरगर्मियों पर तो इसे पहले दिन से शक था। हाथ में पकड़े मोबाइल पर समरा का मैसेज देखकर इसके शक पर यकीन की मेहर लगा दी थी। जाना, तुम ठीक हो ना? बाजिल ने इसे सोच में डूबा देखकर इसके रुखसार थपथपाते हुए पूछ रहा था, जबकि मासूमा ने फ़ौरन अपना हाथ बाजिल की गिरफ्त से निकाला। मुझे घर जाना है,
आंखों में आई नमी बेदर्दी से साफ करती वो रुख मोड़कर भीगी आवाज़ में बोली, जबकि बाजिल ने मज़ीद कुछ बोलने से बेहतर खामोश रहना समझा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। शराजी हाउस पहुँचकर मासूमा तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने कमरे की जानी बढ़ी, जबकि बाजिल भी सबको नज़रअंदाज करता मासूमा के पीछे लपका। इससे पहले कि मासूमा खुद को कमरे में बंद करती, बाजिल दरवाजे पर हाथ रखता मासूमा को एक हाथ से अपने शिकंजे में लिए कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये क्या हरकत है मासूमा, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मासूमा के बाजू को जकड़े वो माथे पर बलों में इजाफा करते जब्त के बावजूद तेज़ आवाज़ में बोला था, रातों को कहाँ रहते हैं आप? कई कई दिन घर से बाहर कहाँ और किस मकसद के तहत रहते हैं आप? जवाब चाहिए मुझे। मासूमा अपना बाजू बाजिल की गिरफ्त से अपनी पूरी कुव्वत लगाकर निकालती कुर्राई थी, जबकि बाजिल इसकी बात और इसके गुर्राने पर अपने गुस्से को बमुश्किल जब्त करता 2 कदम मासूमा से फासला कायम करके लंबे सांस लेने लगा, जबकि निगाहें इसकी मासूमा के गुस्से और रोने के बाद सुर्ख हुए चेहरे पर थी। जवाब चाहिए मुझे। बाजिल को अनोश खामोश पाकर वो फिर से उकराई थी, जबकि निगाहें बाजिल की सुर्खी माइल आंखों पर थी। जब ज़रूरी काम की वजह से बाहर जाता हूँ जाना, बाजिल लहजे को बमुश्किल नरम करता बोला था, जबकि मासूमा करीब जाने पर वो मज़ीद फासला कर गई थी। कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है मुर्शद साहब जो रात की तारीखी में अंजाम देते हैं आप? चकराते हुए सर को एक हाथ से थामती वो खाटदार अंदाज में ऊँची आवाज़ से पूछ रही थी, जबकि बाजिल ने बहुत कोशिश करके मासूमा की ये बात बर्दाश्त की थी। जाना, इस वक्त आने पर सब बता दूंगा तुम्हें, मगर अभी तुम रिलैक्स करो प्लीज़, पुरसुकून रखो खुद को, देखो कितनी हाँफ रही हो। बाजिल इससे जानी बढ़ता हुआ एक हाथ भी इसकी जानी बढ़ाता लहजे में फ़िक्र और मोहब्बत लिए बोला था, जबकि मासूमा के हाथ बाजिल की गिरबान तक गए थे। कितने लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया है, कितनी बेटियों को यतीम किया है, बताएं मुझे बास कौन है? बाजिल का गिरबान पकड़े वो धाड़ी थी, जबकि सारी कार्रवाई में शानों पर दुपट्टा ज़मीन पर हो चुका था और इसका भी सर से उतरने के दर पे था। क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा ये तुमसे? फ़ौरन बताओ मुझे। मासूमा के हाथ अपने गिरेबान से हटाकर वो अपने शिकंजे में ले चुका था। इस बार वो भी जब्त ना कर सका और दाढ़ उठा था। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए अभी और इसी वक्त। मासूमा बाजिल की सख्त गिरफ्त से अपने हाथ छुड़ाती फिर से चिल्लाई थी, अभी जो तुमने की है बकवास, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। और अपनी आवाज़ नीचे रखो मासूमा, पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, अब ज़रा सी भी ऊँची आवाज़ निकली तुम्हारी तो अगले लम्हे ज़ुबान काट दूँगा। बाजिल इसकी कलाई थाम कर इस कदर जारहाना अंदाज में बोला था कि मासूमा काँप सी गई थी। इसके अंदाज पर लाख कोशिशों के बावजूद अपनी कलाई वो बाजिल की गिरफ्त से छुड़वा ना पा रही थी, जबकि बाजिल इसका कांपना बाखूबी महसूस कर रहा था। मज़ीद मासूमा का बेआवाज़ रोना इसे शदीद तकलीफ से दोचार कर रहा था। अपने गुस्से पर काबू पाता वो नरमी से मासूमा को अपने करीब कर गया। कितनी नाजुक थी वो, चंद पल में ही कैसे मुरझाई हुई हो गई थी। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। इस बार मासूमा बाजिल के आगे हाथ जोड़ती शिद्दत से रोती हुई धीमी आवाज़ में बोली थी, जबकि बाजिल ने बेबसी से इसे देखा, मगर अब वो इसकी बात मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तभी एक बार रोती हुई मासूमा पर नज़र डालता अब कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मासूमा फर्श पर बैठी सिसकियाँ बढ़ने लगी। रात को कायम ने भी फिर इससे कोई बात नहीं की थी, मगर इसके दिल में अब कायम के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई थी। बिलाशुबा वो बहुत बावकार शख्सियत का मालिक था। माहिल ने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो अब हर मुमकिन कोशिश करेगी जिससे कायम और इसके रिश्ते पर मुस्बत असरात मुरतब हों। सुबह इसने मुस्कुराकर कायम गुड मॉर्निंग कहने के साथ ही इसके कपड़े भी खुद अलमारी से निकाल कर दिए, फिर खुद तैयार होकर कायम के साथ ही कमरे से बाहर निकली थी। कायम इसकी छोटी छोटी कोशिशों से दिल में खुद ब खुद मुस्कुरा रहा था। यकीनन माहिन की इसके लिए बेहतरीन हमसफ़र साबित होगी। चंद पल में ही इसने माहिन की आदत व तौर से अंदाज़ा लगा लिया था कि वो एक समझदार, खुश इखलाक और थोड़ी सी जज्बाती और हसास लड़की है, जैसी अमूमन लड़कियाँ होती हैं। टाइम के जाने के बाद वो ताइमा और चची जान के साथ काफ़ी देर बैठी रही थी। मासूमा भी यूनिवर्सिटी जाने से पहले ख़ास तौर पर मुस्कुराकर इसे खुद का खुदाहाफिज़ कहकर फिर जाने के पूरा दिन यूनिवर्सिटी से आने के बाद अपने कमरे में बंद रही थी। रात के खाने पर भी वो नीचे नहीं आई थी। एक मुलाजमा ने मासूमा के कमरे का पूछकर जब वो सीने चढ़ रही थी, बाजिल ने इसे जूस का गिलास दिया। मासूमा कमरे में जाता दिखाई दिया। इसे कुछ हैरत सी हुई, फिर वो उसके कमरे में जाने का इरादा तर्क करके किचन में गई तो चची जान से पूछने पर मालूम हुआ कि मासूमा शादीशुदा है और इसी घर में इसकी शादी हुई है। इसे हैरत हुई थी। मासूमा इससे कहीं से भी शादीशुदा नहीं लगी थी, बल्कि वो इससे कम उम्र लगी थी। बहरहाल वो इन्हें सोचने में गुम अपने कमरे में चली गई। रात को 9 बजे के करीब कायम कमरे में दाखिल हुआ तो वो टेरिस में खड़ी लान को देख रही थी। वो क्लास डोर खोल कर इसके साथ जा खड़ा हुआ। माहिन को अपने बराबर में इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, जबकि कायम का एक बाजू इसके कमर के गिर्द हमाइल कर चुका था। माहिन इसका दहकता लिम्स अपनी कमर पर महसूस करती बामुश्किल खुद को संभाले खड़ी थी। कैसा रहा दिन? बोर तो नहीं हुई आप? कायम इसके बिल्कुल करीब खड़ा आहिस्तगी से पूछ रहा था, जबकि इसकी गर्म सांसें माहिन को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। जी नहीं हुई बोर। आपका दिन कैसा रहा? माहिन रेलिंग को सख्ती से थामे खड़ी वह मुश्किल बोल पाई थी, जबकि कायम इसकी गुर्बत से अपने दिल को धड़कनों को बेतरतीब होता महसूस कर रहा था। अच्छा लग रहा था।
आपने खाना खाया? माहिन को शानों से थाम कर अपने सामने करता पूछ रहा था, जबकि माहिन ने फ़कत नफ़ी में सर हिलाया। ओके चलें फिर, डाइनिंग टेबल पर ही डिनर करते हैं। कायम उसकी कलाई थामे हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जबकि अब दोनों कमरे से निकलते डाइनिंग हॉल में दाखिल हो रहे थे। मुलाजमा ने इन दोनों को देखकर फ़ौरन खाना लगाया था। खाने के दौरान कायम ने माहिन से हल्की फुल्की बातें की, जिसका जवाब वो निगाहें झुकाकर दे रही। फिर खाने के बाद दोनों कमरे की जानिब बढ़ गए, जबकि ताइमा चची जान डाइनिंग हॉल से निकलते कायम और माहिन को देखकर दिल से दुआएं दी थी। भाभी, खुदा का शुक्र है कि कायम की बीवी अच्छी लड़की निकली है, नहीं तो दिल बड़ा घबरा रहा था। आखिर इतना अच्छा बच्चा है कायम। अगर माहिन अच्छी ना होती तो कितना बुरा होता है इसके साथ। इन दोनों को साथ खुश देखकर चची जान ने ताइमा से कहा, सही कह रही हो तुम सदफ, मुझे भी बड़ी फिक्र थी कायम की तरफ से। और माशाल्लाह माहिन के नेक कदम पड़े हैं। शराउसी हाउस में बुराई के बादल छट गए हैं। शिरीन साहिबा के चेहरे पर असियत के रंग थे। इनकी बातों का रुख शराजी ब्रदर्स की जानिब था। ताइमा, ये माहिन के कदम नहीं बल्कि आप सबका सब्र का फल है। आप लोगों ने सब्र का किया है। खुदा सब्र करने वालों का मददगार होता है। चूँकि हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, इसलिए इस घर में होने वाली बुराई के ख़ुदाम का यही वक्त मुकर्रर था। कायम जो कि माहिन को कमरे में छोड़कर दादा जान के कमरे में जा रहा था, शिरीन साहिबा की बात सुनकर रुक गया और इनके करीब आता धीमी आवाज़ में बोल रहा था, जबकि शिरीन साहिबा ने मुस्कुराते हुए इसकी बात की तायद की। आप दोनों ठीक हैं? कायम इन दोनों के एहतराम में सर झुकाए पूछ रहा था। फिर हाल अहवाल पूछने के बाद वो दादा जान के कमरे की जानिब बढ़ गया था, जबकि पीछे ताई जान और चची माँ ढेर सारी दुआएं देती अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गई। वो हनूस फर्श पर बैठी रो रही थी जब बाजिल फिर से कमरे में दाखिल हुआ था। इस बार इसके हाथ में जूस का गिलास था। मासूमा ने एक नज़र इसे देखना गवारा न किया था, बल्कि अपने आंसू बेदर्दी से साफ़ किए, जबकि बाजिल जूस का गिलास में इस पर रखता मासूमा के जानिब बढ़ा था। फर्श पर मासूमा के करीब बैठकर इसने इसे सहारा दिया और बेड पर बिठाया था। मासूमा बगैर मज़ाहमत किए बैठ गई। अब बाजिल जूस का गिलास लाकर इसके लबों से लगा चुका था, जबकि मासूमा ने 2 घूंट भरकर बाजिल का हाथ पीछे कर दिया था। तो बाजिल भी गिलास साइड पर रखकर, प्लीज़ मासूमा, मुझे बताओ किसने ये सब कहा है तुमसे, प्लीज़ बताओ। मासूमा के बेतासुर चेहरे पर निगाहें गाड़े वो इसके साथ बेड पर बैठता नरमी से पूछ रहा था, जबकि मासूमा ने जवाब होने से अपनी आंसू से लबालब हुई आंखों से यह देखा, जिसके बाप भाई का कत्ल किया है आपने। वो इस कदर सर्द से एक लफ्ज़ चबा कर बोली थी कि बाजिल का भीगा चेहरा देखता रह गया। नाम बताओ। वो इसके पाँव में पड़े दुपट्टे को उठाकर बेड पर रखता पूछने लगा। बाजिल को हकीकतन परेशानी हो रही थी, आखिर मासूमा ऐसे क्यों बोल रही थी, जबकि मासूमा के पास की हकीकत मालूम होना खतरे से खाली ना था। क्यों उसे बेरहमी से मार देना चाहते हैं। मासूमा सब फाकियत से बाजिल की आंखों में देखती बोली, जबकि इस बात पर गुस्सा जब्त करने की घर से बाजिल ने मुठियाँ सख्ती से बेची थी। मासूमा कि हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है कि तुम मुझ पर यकीन करने के बजाय किसी दूसरे की बातों में आ रही हो। प्लीज़ यकीन करो, मैंने किसी मजलूम को नहीं मारा। बाजिल बेहद नरम लहजे में बोला था, जबकि इसके चेहरे पर मासूमा को चट्टानों जैसी सख्ती दिखाई दी थी। एक बार कह दें कि जो सवाल मैंने पूछे हैं आपसे वो सारे गलत थे। बस एक बार कह दे, बास का आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। जो मैं पूछ रही हूँ वो हकीकत नहीं है। तो खुदा की कसम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी और सारी ज़िंदगी ऐसी कोई बात नहीं पूछूंगी। फ़कत एक बात कह दें कि समरा के बाप और भाई को आपने नहीं कत्ल किया। बस एक बार कह दे कि मैं गलतफहमी का शिकार हूँ। खुदा के लिए एक बार कह दे। मासूमा बाजिल का हाथ अपने दोनों नाजुक हाथों में मुकीम किए लहजे में आंसू और उम्मीद लिए बोल रही थी, जबकि बाजिल तो मासूमा के मुंह से समरा का नाम सुनकर नासमझी से इसे देखने लगा। इसे ऐसा कोई नाम याद नहीं आ रहा था जिससे इसका कभी सामना हुआ हो। बोले ना, प्लीज़ कह दी, मेरे सारे किए गए सवाल बेमायने हैं। बास नहीं है आप जालिम नहीं है। आप किसी को बेरहमी से कत्ल नहीं कर सकते। प्लीज़ एक मरतबा कह दें कि मुझे गलत फहमी हुई है। प्लीज़ मैं फिर कभी कोई ऐसी बात ज़ुबान से नहीं निकालूंगी। बस एक बार यकीन दिला दें मुझे, प्लीज़ सारी हकीकत बता दें मुझे। वो बाजिल को खामोश पाकर फिर से पूछ रही थी, जबकि बाजिल का हाथ वो हनूज अपने हाथों में थामे हुए थी। नम आंखों से इसे देख रही थी। जाना, मैं तुम्हें वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। प्लीज़ इस वक्त मुझ पर यकीन रखो। बाजिल ने मासूमा के हाथ लबों से लगाते हुए मजबूत अंदाज में कहा, जबकि मासूमा ने फ़ौरन अपने हाथ बाजिल की गिरफ्त से एक झटके से जुदा किए थे और फासला कायम करके बैठ गई। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अब आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें, वरना मैं खुद कमरे से चली जाती हूँ। मासूमा बेड पर मज़ीद सिमटती हुई बोली थी, जबकि इसका अंदाज़ बेहद सर्द महरी लिए हुए था। जबकि बाजिल ने इसकी धमकी सुनकर एक पल को आंखें सख्ती से मीची थी, फिर वाह करके मासूमा की रोई रोई आंखों में झांका, जहाँ उम्मीद के तीर बुझ रहे थे। प्लीज़ जाना, मुझे गलत मत समझो। मुझे फाजिल फासला मिटाते हुए से करीब हुआ था और धीमी नरम आवाज़ में अपील के अंदाज में बोला था, हकीकत सुनना चाहती हूँ मैं, लेकिन आप कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं। आपने खुद कहा था हमें किसी तीसरी बात की वजह से अपनी मैरिड लाइफ को नुकसान नहीं पहुँचाना है। अब आप खुद यही कर रहे हैं। एटलीस्ट मुझे इतना बता दें कि आप कई के दिन और रातें कहाँ गुजारते हैं। इतना पूछने का हक तो है ना मेरा। जब शौहर बीवी के हर पल का हिसाब मांग सकता है, तो क्या बीवी
बास पुरुष नहीं कर सकती शौहर से, मुझे अभी हर रात का हिसाब चाहिए जो आपने घर से बाहर गुजारी। मासूमा कतरे धीमी आवाज़ से बोल रही थी, मगर इसी आवाज़ और आंखें भीगी हुई थी। शक कर रही है मुझ पर। बाजिल ने इसके बेहद सख्त अल्फाज बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किए थे और उसकी सारी सख्त बातें नज़रअंदाज करता सर्द आवाज़ में पूछ रहा था, हिसाब मांग रही हूँ, जो कि जानना मेरा हक है। मासूमा इसकी बात की नफ़ी करती सर्द महर से बोली थी, अगर मैं ना बताऊँ तो। बाजिल ने मासूमा के चेहरे के तासुरात का बगौर जायज़ा लेते हुए अगला सवाल दागा, आपकी मर्ज़ी, मगर याद रखिएगा मुर्शिद साहब, फिर मासूमा शराजी आपकी दस्तरस में नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप इस सवाल को जवाब नहीं देंगे तो यकीनन मैं ये सब सच समझूंगी और फिर मैं एक जालिम और सफाक शख्स के साथ रहने से ज़्यादा मौत को तरजीह दूंगी। मासूमा बाजिल की आंखों में देखती अपनी बात मजबूत अंदाज में कहती, खामोश होकर बाजिल के बेहद संजीदा चेहरे को तकने लगी। वक्त आने पर सब बता दूंगा जाना। बाजिल ने भी मासूमा की आंखों में अपनी बेतहाशा सुर्ख आंखें गाढ़े मुख्तसर जवाब दिया, जबकि इसके जवाब में मासूमा को एक पल में आसमान से ज़मीन पर पटका था इसका मान और इसका यकीन तोड़ा था, वो जो अब तक दिल में भी दुआएं कर रही थी कि समरा को गलत फहमी हुई, क्योंकि इसका शौहर तो इतना हमदर्द और एहसान करने वाला था, ख्याल रखने वाला था, इज़्ज़त करने वाला था कि वो तो कभी किसी की जान ले नहीं सकता था। मगर बाजिल के जवाब ने मासूमा के सारे यकीन पर मिट्टी डाल दी थी। अकेला छोड़ दे मुझे। मासूमा अपना रुख मोड़ती धीमी आवाज़ में बमुश्किल अपने आंसू रोकती हुई बोली थी, जबकि बाजिल ने एक ठंडी आह बढ़ते हुए मासूमा को देखा और फिर सपाट अंदाज में एक लम्हा साया किए बगैर कमरे से बाहर निकल गया। जबकि मासूमा सड़क से बेड से उठी और दरवाज़ा लॉक करके दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठती, फूट फूट कर रोने लगी। एक तो पहले इसकी तबीयत बोझल सी थी, फिर मजीद रोने से इसकी हालत बिगाड़ दी थी। काफ़ी देर कमरे में इसकी सिसकियाँ गूंजती रहीं। इस दौरान दरवाजे पर 2-3 मरतबा दस्तक हुई थी। यकीनन नूरी थी जो इसके लिए खाना लाई थी, मगर मासूमा ने दरवाज़ा ना खोला और यूँ ही बैठती सिसकती रही। फिर अचानक से मतली महसूस हुई, हिम्मत करके वॉशरूम गई तो काफ़ी देर बाद वह दीवार का सहारा लेकर बाहर चलती हुई आई तो चेहरे से पानी के कतरे गिर रहे थे। अब कायों ने थोड़ी देर में इसको निढाल कर दिया। बेड पर आड़े तिरछे अंदाज में ठहसी गई, गहरे गहरे सांस ले रही थी और फिर दोपहर से रात हो गई। कई मरतबा दरवाजे पर दस्तक हुई, मगर वो दरवाज़ा चाह कर भी ना खोल सकी। वो जानती थी बाजिल नहीं था, क्योंकि अगर बाजिल होता तो दरवाज़ा बजाने के बजाय चाबी से लॉक खोल लेता। सारी रात थोड़ी थोड़ी देर बाद वो मतली करती रही थी। हालत इसकी इस कदर बुरी हो गई थी कि अब तो चलने की भी हिम्मत और ताकत इसमें ना रही थी। सर बुरी तरह दर्द कर रहा था, आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था। सारी रात इसने इसी तरह गुजारी थी। वो तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। मासूमा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। इसके इस कदर सख्त अल्फाज थे मासूमा के, क्या इन दोनों का रिश्ता इतना कमज़ोर था कि मासूमा इस पर यकीन नहीं कर सकती थी, बल्कि किसी दूसरे की बातों पर यकीन कर बैठी थी। वह हर बार अपने अल्फाज से तकलीफ़ देती थी। इसे एहसास ही ना था कि वो किस तरह बाजिल के दिल के टुकड़े करने चंद लम्हों में अपने अल्फाज और अंदाज से करने की सलाहियत रखती थी। इसकी अंगारे हुई आंखें इसके कमाल का ज़ब्त का सबूत दे रही थी। वह कभी भी मासूमा पर गुस्सा नहीं निकाल सकता था। अगर वो औरत पर गुस्सा निकालता तो इसमें और इसके बाप चचा में क्या फ़र्क रह जाता। जिस चीज़ को वो दूसरों में देख कर नासुपाव ज़िंदगी का इजहार किया करता था, वही अमल खुद कैसे सर अंजाम दे सकता था। तभी बर्दाश्त ख़त्म होने पर घर से निकल आया था, मगर वो इस बात को पस पस नहीं डाल सकता था कि ये मामला इतना मामूली नहीं था। 1-2 दिन बाद मासूमा का गुस्सा कम होने पर वो ठीक हो जाती और ख़ुद को ये सब इसे कैसे बता सकता था। इस तरह तो अपनी नौकरियों के साथ बेईमानी करता। गाड़ी इस वसी और खूबसूरत बंगले के अंदर दाखिल करके वो गाड़ी से उतरा और तेज़ कदम उठाता बंगले की अंदरूनी हिस्से की सिमत बढ़ा। खूबसूरत लाउंज से गुजरते हुए 2 मुलाजिम फ़ौरन इसके पास आए थे, मगर बाजिल ने हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया और जीने चढ़ता हुआ एक कमरे के दरवाजे के सामने रुक गया। बिलाशुबा ये बंगला इस कदर खूबसूरत है, कोई भी तारीफ़ के बगैर ना रह सकता। कमरे के दरवाजे को ज़ोर से बजाता, मोबाइल पर नंबर डायल करता, मुसलसल दरवाज़ा बजा रहा था। चंद बार दस्तक पर ही बाजिल आबासित आँखें मलता रफ से हलिये में दरवाज़ा खोलकर नींद में खलल डालने पर ढाड़ नहीं वाला था कि ख़तरनाक तेवर लिए खड़े बाजिल को देखकर फ़ौरन इसके हवास बहाल हुए थे और सलाम करके बाजिल ने सर हिलाकर इसका सलाम का जवाब दिया। भाई आप। जाने क्यों बाजिल को गुस्से में देखकर इसे कुछ गलत होने का खदशा हुआ था। फ़ौरन दरवाज़ा पूरा खोलता बोला था, क्योंकि अपने घर आने के लिए मुझे पास से शराजी साहब की इजाज़त दरकार है। मोबाइल पर निगाहें जमाए वो सर्द अंदाज में बोला था, नहीं आप मुझे अपने कमरे में बुला लेते। बाजिल लहजे में इतराब लिए बोला था, जबकि बाजिल इसकी बोझल आवाज़ और आंखों में देखता अंदाज़ा लगा चुका था कि वो काफ़ी गहरी नींद से जागा था। इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारे पास हूँ या तुम मेरे, फ़िलहाल मुझे तुमसे बात करनी है। 5 मिनट में फ़्रेश होकर लाउंज में आओ। बाजिल संजीदगी से कहता हुआ अब लाउंज की जानिब बढ़ा था, जबकि बाजिल सरहद से फ्रेश होने के घर से वाशरूम की जानिब बढ़ा। ठीक 5 मिनट में वो लाउंज में दाखिल हुआ तो बाजिल चाय का कप लबों से लगाए सोफे पर बैठा लैपटॉप में मगन था। बाजिल को फ्रेश देखकर दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा हो गया।
खाना खाकर सोए थे तुम? बासित को सोफे पर बैठता देखकर बाजिल ने कप मेज़ पर रखते हुए सरसरी सा पूछा। जी भाई, और आपने खा लिया? बासित सोफे की पुश्त से टेक लगाता पूछने लगा। हाँ, बाजिल ने महज इनकारा भरा। बासित को क्या पता था कि वो अपनी बीवी के साथ खाना खाना चाहता था, मगर इसकी बीवी तो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। समरा कौन है? बाजिल अपनी मखसूस भारी सर्द आवाज़ में बोला था, जबकि निगाहें अभी भी लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। कौन समरा? बासित अलर्ट होकर बैठा था, जबकि इसके लहजे में ना समझी थी। खान और इसका बेटा याद है तुम्हें? बाजिल ने अपना अगला सवाल किया। ओ खान, जिसकी गैंग का खात्मा हमने कुछ माह पहले किया था। बासित को पहला ख्याल जो आया इसका इजहार फ़ौरन करता हुआ बोला, जबकि बाजिल ने लैपटॉप का की स्क्रीन का रुख बासित की जानिब किया तो बासित ने फ़ौरन आगे झुककर अपनी नज़रें लैपटॉप पर जमा ली। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, इसके माथे पर बालों का इजाफा होता जा रहा था। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद खान के मुतालिक पता किया था, इसकी सिर्फ एक बेटी थी, 16 साल की, जिसे मैं आपके कहने पर मैंने मुल्क से बाहर स्कॉलरशिप करवा कर भिजवा दिया था। तो ये दूसरी बेटी कहाँ से आ गई? वो भी बासुपा भाभी की क्लास में? बासित हैरानी और परेशानी की मिली जुली कैफियत में बोला, जबकि बाजिल अब जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा रहा था, उंगलियों में दबाकर लबों से लगा रहा था। ये लड़की है बास की हकीकत जानती है और मासूमा को भी बता चुकी है। बाजिल मुँह से धुआं खारिज करता बासित की मालूमात में इजाफा करता हुआ बोला, कब? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक मूड था इनका, और इस लड़की को बास की हकीकत कैसे मालूम है? क्योंकि ये बात हर कोई तो नहीं जान सकता। बासित हैरत से बोल रहा था, जबकि इसकी बात सुनकर बाजिल को सारी बात समझ में आ गई कि समरा ने बासित को मासूमा के साथ देखकर ही पहचान लिया होगा। मैंने तुम्हें कहा था मासूमा की यूनिवर्सिटी में किसी से दोस्ती नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये लड़की इसकी दोस्त कैसे बन गई? बाजिल इसकी बात नज़रअंदाज करता अपने मखसूस संजीदा अंदाज में पूछ रहा था। और किसी से भी दोस्ती नहीं होने दी मैंने इनकी, लेकिन भाभी बेचारी बिल्कुल अकेली रहती थी। फिर ये लड़की डरी सहमी से रहती थी। इससे बहादुर तो मासूमा भाभी थी, जो अक्सर इसे स्टूडेंट्स के मजाक से बचाती थी। मुझे लगा इस लड़की से इन्हें कोई ख़तरा नहीं होगा, पर ये बात समझ नहीं आ रही। वो लड़की बास की हकीकत कैसे जानती है? बासित को हैरत हो रही थी। आखिर वो डरी सहमी से लड़की इतना बड़ा मसला कैसे खड़ा कर सकती है इनके लिए? ये तो वो लड़की खुद बताएगी कि क्या क्या जानती है हमारे बारे में। और दूसरी बात, अगर बास की हकीकत वो जानती है तो बासित तुफ है तुम पर। तुम्हारी एक कोताही के बाइस हुआ है ये सब। तुम्हारी मालूमात के मुताबिक खान की एक बेटी थी, मगर जबकि मेरी ताज़ा मालूमात के मुताबिक ये लड़की समरा खान की बड़ी बेटी है, जो दूसरे शहर से यहाँ आई है और मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान गई है, और मेरी बीवी को भी बता चुकी है। अब इस लड़की को मैं खुद हैंडल करूँगा, मगर तुम्हारी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है बासित, और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम मुझे 1 महीने तक अपनी शक्ल मत दिखाना। बाजिल अपने लैपटॉप का रुख अपनी जानिब करता मुस्तहकम अंदाज में बोला। तो यकीनन बासित की लापरवाही से बाजिल को दिली दुख पहुँचा था, क्योंकि टीम में सबसे ज़्यादा वक्त बाजिल ने बासित को दिया था और ख़ुद तरबियत की थी। इसकी यही वजह थी कि बासित के भाई होने के बावजूद भी इसकी कोई गलती नज़रअंदाज नहीं करता था, और बासित जानता था ये सज़ा भी बाजिल ने यकीनन किसी मुसल्लहत के तहत मुंतखब की होगी। ओके भाई, बासित जानता था माफ़ी मांगना बेकार है, इसलिए ताबेदारी से सर हिलाता लाउंज से चला गया। वह कायम की कॉल करने पर फ़ौरन शराजी हाउस पहुँचा था। कायम ने दादा जान के बहुत ज़ोर देने पर इसे राज़ी किया था, नहीं तो आज इसका ठिकाना ऑफिस में होता। क्योंकि शराजी हाउस जाने का कोई इरादा ना था, बल्कि अपने घर में शराजी पैलेस पर क़याम करने का इरादा रखता था। तभी बासित कायम के ज़ोर देने पर दिल में ढेर सारी बेजारी लिए शराजी हाउस पहुंच चुका था। बासित को शराजी हाउस में किसी से कोई सरोकार ना था, मगर वो कायम की इज़्ज़त और एहतराम बाजिल की तरह करता था। बिलाशुबा कायम भी बासित को अपने छोटे भाइयों की तरह समझता था। कुछ अर्सा पहले काम के सिलसिले में इन दोनों की मुलाकात होती रहती थी, इसलिए बाजिल की निस्बत बासित की कायम से खासी दोस्ती थी। शराजी हाउस आने पर इसे ये ख्याल बेशिद्दत से आया था कि समरा वाले मामले के बारे में मासूमा और बाजिल के दरमियान ज़रूर तलख कलामी हुई होगी, और ये बात क्योंकि मासूमा की जगह कोई भी लड़की होती तो ज़रूर ऐसे ही रद्द अमल देती। वो दुआ कर रहा था मासूमा से फ़िलहाल इसका सामना ना हो, क्योंकि जाने बाजिल ने इसे क्या कुछ बताया होगा भी या नहीं। अगर बाजिल ने इस हकीकत के बारे में आगाह ना किया तो यकीनन वो इन दोनों को किस कदर गलत समझ सकती है। बासित इससे बाखूबी वाकिफ़ था। इस महलनुमा घर में दाखिल होते ही बासित ने एक ठंडी आह भरी थी। ये वही शराजी हाउस है जहाँ से इसकी माँ को दुत्कार कर बाहर निकाला गया था। वो बाजिल की तरबियत की वजह से शराजी हाउस के मकीनों से नफरत तो कभी नहीं कर सका था, मगर वो इन सब के मामले में अपने दिल में कोई जज्बात भी नहीं रखता था। आहिस्ता मगर मजबूत कदम उठाते हुए शराजी हाउस में दाखिल हुआ था। इस वक्त घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थी। अंदरूनी हिस्से में दाखिल होकर से वहाँ चंद मुलाजमीन के अलावा कोई ना दिखाई दिया। इस महलनुमा घर में बिल्कुल सकूत था। बासित ने पैंट की जेब से सेलफोन निकाल कर कायम को मैसेज पर अपने पहुँच जाने की इत्तला दी और वहाँ लाउंज में लगी तस्वीर देखने लगा। कोई मुलाजमा इसके लिए काफ़ी लवाजमात से भरी ट्रॉली लाई थी, मगर इसने इनकार कर दिया और तस्वीर का बगौर जायज़ा लेने लगा। वहाँ दादा जान कायम बाजिल के तस्वीर के साथ साथ दीवार पर इसकी अपनी
तस्वीर नसब देखकर कुछ हैरत हुई, मगर अपना सर झटकता अपने मोबाइल पर आए चंद मैसेज की जानिब मुतवज्जा हुआ। इतने में कायम आया और उसे खुद दादा जान के पास लेकर गया। वहाँ इन दिनों ने साथ बैठकर बातें की। बासित ज़्यादातर बातों के जवाब मुख्तसर देता रहा। इसका सर्द रवैया दादा जान के अलावा कायम ने भी महसूस किया, मगर वो दोनों ही समझते थे कि वो एक लम्बा अरसा इनसे दूर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता इन सबसे घुल मिल जाएगा। काफ़ी देर शिराजी हाउस में दादा जान के साथ बैठने के वो वहाँ से जाने को उठ खड़ा हुआ तो दादा जान ने तो इसे बहुत कहा शिराजी हाउस में कैंपस ही रहने का, मगर वो बहुत सहूलत से इनकार कर गया और दादा जान के कमरे से निकल रहा था जब एक दुबली पतली सी पकड़ाई हुई लड़की इससे टकराई थी और दीवार से जा लगी। हानिया ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर बेख्तियार अपनी निकलने वाली चीख को रोका, जबकि बासित तो एकटक दीवार से लगी लड़की को देखने लगा। सफ़ेद रंग के सादा से जोड़े में सर पर दुपट्टा ओढ़े वो कोई 17-18 साल की लड़की थी। आंखें सख्ती से नीचे अपने हसीन चेहरे पर हाथ जमाए वो दीवार से लगी खड़ी थी। आई एम सॉरी, आप अचानक सामने आ गए इसलिए अगेन सॉरी, बट आप डरे नहीं। ओके, गलती मेरी थी। हानिया खौफ से फैली आंखें देखकर अपनी गलती ना होने के बावजूद मासूरत करती पशमानी से बोला, जबकि हानिया जो कि अपनी मामा के लिए किचन से पानी लेने जा रही थी अचानक बासित से टकराकर दीवार से जा लगी और वो बासित को अपनी खौफजदा आंखों से तकती पहचान गई थी। आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज़, बासित ने हानिया को हनूज वहीं दीवार के साथ चिपके देखकर नरमी से कहा तो हानिया सर और निगाहें झुकाए सरहद से वहाँ से चली गई, जबकि बासित इसे बगैर कुछ कहे जाता देखता ही रह गया। फिर वो भी लापरवाही से सर झटक कर चला गया। रात के 2 बजे बासित दोबारा शराजी पैलेस में दाखिल हुआ था। ये घर इसने कुछ अर्सा पहले सेट करवाया था। यह कई किनाल पर मुश्तमिल एक शानदार घर था जिसको बासिल और बासित दोनों ने अपनी माँ के साथ सेट किया था। इन दोनों की यहाँ अपनी माँ के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता थी। इसने बासित को दूर रहने की सज़ा इसलिए दी थी कोई यहाँ से दूर रहकर शिराजी हाउस के मकीनों के नज़दीक होगा। वो इस घर का बेटा था। इसका शिराजी हाउस पर इतना ही हक था जितना कायम और बाजिल का था। वो अभी समरा को हॉस्टल से निकालकर खुद ही एयरपोर्ट लेकर आया था, क्योंकि समरा का यहाँ रहना खतरे से खाली ना था। समरा इसे देखकर सहम तो गई थी, मगर बासिल के समझाने पर वो अपनी छोटी बहन के पास मुल्क से बाहर जाने को तैयार हुई थी। बासिल जानता था कि समरा की गैर मौजूदगी मासूमा और उसके दरमियान मज़ीद कुशीदगी की वजह बनेगी, मगर वो अपने रिश्ते के बायस ना तो समरा की ज़िंदगी खतरे में डाल सकता था और ना मासूमा की ज़िंदगी, और ना अपनी नौकरी के साथ कोई लापरवाही कर सकता था। मगर वो अपनी और मासूमा के रिश्ते को भी किसी गलतफहमी की नज़र नहीं कर सकता था। यकीनन मासूमा ने इसे जितनी भी सख्त बातें कही थी वो महज गुस्से के बायस कही थी, क्योंकि इसे यकीन था कि मासूमा इस पर यकीन करती है, और ये वक्ती गुस्सा था जो भड़ास की सूरत में बासिल पर निकाल चुकी थी। यकीनन जब इसका गुस्सा ठंडा होगा तो वह ज़रूर इस बात पर यकीन करेगी। बासिल जानता था मासूमा जज्बाती और गुस्से की तेज़ है, इसलिए यकीनन से खुद ही सब्र और बर्दाश्त से काम लेना है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं हर बार औरत ही सब्र करे। बाज़ औक़ात मर्द को भी सब्र तहम्मुल से मामलात को सुलझाना होता है। वो नहीं जानता था कि मासूमा से मोहब्बत करता है या नहीं, मगर ये बात भी सच थी। मासूमा हर बार इसके सब्र का कड़ा इम्तिहान लेती थी और बासिल तहे दिल से इस बात का इकरार भी करता था कि मासूमा शिराजी बहुत खुशकिस्मत है जिसके लिए बासिल शिराजी के माल सबसे काम लेता था। और फिर बासिल शिराजी के असूलों में औरत के लिए ख्वाह कोई भी हो बेइंतहा इज़्ज़त व एहतराम शामिल था। फिर मासूमा तो इसकी बीवी थी जिसके लिए बासिल शिराजी बहुत ख़ास जज्बात अपने दिल में रखता था।